Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Faiz Mushtaq Academy. This is the online platform where you can prepare yourself about the competitive exams of physics. आज हम टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली लेक्चर फिज़िक्स के एग्ज़ाम्स को जो कि FPSC, PPSC, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, SST फ़िज़िक्स और इस तरीके के जो पेपर होते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उनके हवाले से हम सब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए भी हमारी वीडियोस जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं। आप अगर चैनल के ऊपर नए आए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे वीडियो उतना ज़्यादा दूसरों तक पहुंचेगी और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, अपने बैच फेलोज़ के साथ। अपने यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग के सेशंस होते हैं, इवनिंग के सेशंस होते हैं, MSc के सेशंस होते हैं, सेल्फ सपोर्ट के सेशंस होते हैं। तमाम लोगों के साथ ये शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ मुश्ताक अकेडमी के क्रेडिट के ऊपर ये बात है कि जो लोग इतने ज़्यादा पैसे लेके ये सेशन करवाते हैं, हम इसको फ्री ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग लेक्चर फ़िज़िक्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन जो हैं वो ज़्यादा बड़ी बड़ी फ़ीसेस पे नहीं कर सकते। तो ये हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू आवर लेक्चर नंबर 4, इट इज़ ऑल अबाउट टू डायमेंशनल मोशन, और वी कैन से दैट प्रोजेक्टाइल मोशन। अब तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है उसमें हमने एक ऐसी मोशन को स्टडी किया जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन थी, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन थी। जैसा कि हमने कहा कि कोई एक कार है जो कि रोड के ऊपर जा रही है, या ट्रेन है जो रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रैवल कर रही है। लेकिन अब हम जिस मोशन को कंसिडर करने लगे हैं वो वन डायमेंशनल नहीं है, वो टू डायमेंशनल मोशन है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है। एज ऑल ऑफ वी नो दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास तीन तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। इन तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में से कोई से दो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर अगर मोशन हो रही हो तो इस तरीके की मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। लेट से हमारे पास ये एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है जो कि यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जो अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट, मैं कहता हूँ यहाँ से ये यूँ जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये चेंज कर रही है तो ये दो एक्सिस के ऊपर चेंज कर रही है। एक एक्स एक्सिस के ऊपर चेंज कर रही है अपने आप को, और दूसरा वाई एक्सिस के ऊपर चेंज कर रही है। इस तरीके की जितनी भी मोशंस होती हैं उन मोशंस को हम टू डायमेंशनल मोशंस या 2D मोशंस कहते हैं। टू डायमेंशनल मोशंस की एग्जांपल जैसे इंसेक्ट क्रॉलिंग कर रहा होता है, रेंग रहा होता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी रेंग रहा होता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी रेंग रहा होता है, और उसके साथ साथ एक फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल को किक करता है टुवर्ड द गोल पोस्ट। उस तरफ जब वो किक करने की कोशिश करता है डी की जानिब, तो वो जो मोशन होती है वो उस टाइम के ऊपर मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। टू डायमेंशनल मोशन में हमने जो लेक्चरर के लिए टारगेट करना है, जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए टारगेट करना है, वो चीज़ है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह की होती है। सबसे पहले तो ये देखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन से हमारी मुराद क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन से हमारी मुराद ये है कि अगर किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए टू एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर भी उसकी कोई ना कोई मोशन हो, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी उसकी मोशन हो, और वो मूव करती रहे ड्यू टू इट्स इनर्शिया, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ोर्स के ज़ेरे असर हो, एक फ़ोर्स से उसको इन्फ्लुएंस कर सके, उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरीके की जो मोशन होती है उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल फोर्स ग्रेविटी अगर एक बॉडी मूव करती है ड्यू टू इट्स इनर्शिया, तो इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। अब जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी दो टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जिसको आप कहते हैं, और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर आपको डायग्राम नज़र आ रही है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब आप यूँ समझें कि हमारी जो बॉडी थी वो यहाँ पे पड़ी हुई थी, ठीक है, और हमने उसको प्रोजेक्ट करवाया, मूव करवाया। जब हम उसको प्रोजेक्ट करवाएंगे तो एट द सेम टाइम बॉडी डाउनवर्ड भी मूव करेगी और उसके साथ साथ बॉडी फॉरवर्ड भी मूव करेगी। यानी कि दो टाइप की मोशन होगी, बॉडी डाउनवर्ड भी आ रही है, नीचे की जानिब भी आ रही है, और इसके साथ साथ बॉडी फॉरवर्ड भी मूव कर रही है, इस पॉइंट से आगे की तरफ मूव कर रही है। अब इनिशियल वेलोसिटी हम उसको कह देते हैं कि वो u है या v है। तो यहाँ पे जब वो पॉइंट बॉडी है हम उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक कंपोनेंट को हम vx बोलते हैं जो कि x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है, और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो जो y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं vy कंपोनेंट।
अब दो तरह की हमारे पास वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट निकल आए, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, एक वाई एक्सिस का कंपोनेंट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बॉल है या फुटबॉल है, वो चूँकि मूव करती है कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, कांस्टेंट जितनी वेलोसिटी से आ रहा है उसी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रही है, तो हम उसकी जो स्पीड है, उसका जो डिस्टेंस है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो रेंज है और उसका जो टाइम है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग सम फार्मूलाज। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए जो वेलोसिटी होती है वो u के इक्वल होती है, यानी कि मोशन की फर्स्ट इक्वेशन के तहत वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी के तहत, तो हमने जो वी एक्स जो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ली उसको हमने u कह दिया हुआ है। अब जो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस है उसको भी हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन के तहत देखा। वी नो दैट वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। अब इनिशियली तो बॉडी जो कि चूँकि जब वो वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ जी टी कॉम्पोनेंट बचेगा, ठीक है। तो एक्स के एक्सिस के अलॉन्ग इसकी जो वेलोसिटी है वो u है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी जो वेलोसिटी है वो जी टी है। हम इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, दोनों को सम करके अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली बॉडी डिस्प्लेस भी हो रही है और हम उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी विद वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी u मूव कर रही है और टाइम ऑब्वियसली कोई ना कोई टाइम लेगी वो लेने में, और हम सिंपली s इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला लगा के यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का वो x इज इक्वल टू यू टी है, या आप इसको वी आई टी भी कह सकते हैं जो कि इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, जो वर्टिकल मोशन है बॉल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तमाम ऑब्जेक्ट्स को डाउनवर्ड खींचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकली जब बॉडी डिस्प्लेस होकर आ रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में जो एक्सेलरेशन है हमारा वो वही लगेगा जो कि ग्रेविटी की वैल्यू होती है, यानी कि जी होती है। तो हम जब वर्टिकल मोशन के अंदर बॉडी आ रही होगी तो मोशन की सेकंड इक्वेशन से हम उसके लिए भी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वर्टिकल डिस्टेंस y होगा वो हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो बेसिकली एमसीक्यूज यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल को याद रखना है आपने कि हॉरिजॉन्टल जब वो प्रोजेक्टाइल की बात करेगा तो तब मैंने ये डिस्प्लेसमेंट की बात की है। इसी तरीके से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। वी नो दैट। अब जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली है तो हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो कर दिया, तो जो हाइट है हमारे पास वो रह जाएगी 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम ले रही है बॉडी, तो वो फार्मूला आ जाएगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच ओवर जी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है इसकी और इसको देखना है, समझना है। इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल रेंज भी कैलकुलेट की जा सकती है, वो भी अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन की सेकंड मोशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जब हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो वहाँ पे तो कोई ग्रेविटी का असर है ही नहीं, तो ग्रेविटी कैन बी ज़ीरो। तो जी यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जो रेंज है वो यू टी के इक्वल रह जाएगी। अब यहाँ से u एज इट इज़ आ जाएगा और t जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, उसकी वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज और हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ फ्लाइट को आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है, यहाँ से MCQs पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन या ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल हम चीज़ों को डिस्कस नहीं करते बल्कि वर्टिकली डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है ये। आपके सामने इसकी डायग्राम बनी हुई है कि यहाँ पे अगर एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है तो एट द सेम टाइम फुटबॉल फॉरवर्ड भी मूव करती है और डाउनवर्ड भी मूव करती है। तो ये जो बॉडी की मोशन हुई ये फॉरवर्ड भी हुई और डाउनवर्ड भी हुई, तो इस तरीके की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वी कॉस थीटा हो जाएगा, अलॉन्ग द वाई एक्सिस वी साइन थीटा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स को स्टडी किया वन बाय वन, यहाँ पे भी स्टडी कर लेते हैं। जब आपने यहाँ से फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल जब जा रही है तो हॉरिजॉन्टल अगर हम उसके कंपोनेंट को जस्ट डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट कर देंगे, ज़ीरो ले लेंगे, तो वी एक्स जो होगा वो वी आई कॉज ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम वी वाई कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे वी वाई कंपोनेंट के ऊपर ग्रेविटी भी है, चूँकि ये हम अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करवा रहे हैं, और उसके साथ साथ इसका साइन कंपोनेंट आ जाएगा, तो इसलिए वी वाई जो है वो वी आई साइन थीटा माइनस जी टी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी टू डायमेंशनल मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की जाएगी तो वहाँ पे वी एक्स आपने कंपोनेंट निकालना है तो इस फार्मूला से निकालेंगे, वी वाई कंपोनेंट निकालना है तो इस फार्मूला से निकालेंगे, और अगर इनकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो इन दोनों को स्केल करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज़ बन जाता है क्योंकि इसके अंदर थीटा की वेरिएशंस होती हैं। अब जब आपने फुटबॉल को किक की तो 3 तरह के वहाँ पे फिनोमिना हो सकते हैं। एक, आपने जब किक लगाई तो बॉल कितना ऊंचा गई। दूसरा फिनोमिना, बॉल को जब आपने किक की तो बॉल जिस पोजीशन पे आपने किक की वहाँ से बॉल आगे कहाँ तक गई, जिसको आप रेंज कहते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉल को आपके किक की हुई पोजीशन से लेकर उसकी टर्मिनल पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगा, जिसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो 3 ही फार्मूला हैं हमारे, यहीं से टारगेट एमसीक्यूज़ किया जाता है, अक्सर एमसीक्यूज़ यहाँ से पूछ लिया जाता है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास अवेलेबल हो, और इसके साथ साथ हम मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। जब हम मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो वर्टिकल की हम बात कर रहे हैं तो जो ग्रेविटी है वो तो ऑब्वियसली माइनस जी ए जो है वो माइनस जी हो गया हमारा एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी बॉडी की ज़ीरो है क्योंकि बॉडी को जब आपने किक किया तो वो यहाँ पर आके स्टॉप हो चुकी है, अब आगे मज़ीद मूव नहीं कर रही। और इनिशियल वेलोसिटी हम उसका वाई एक्सिस के ऊपर जो हमने कंपोनेंट ड्रॉ किया था वी साइन थीटा वो ले लिया। तो जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़, नेगेटिव साइन से कट जाएगा, तो हमारे पास जो हाइट की वैल्यू आएगी, हाइट ऑफ फ्लाइट जिसको आप कहते हैं, वो आएगी h इज इक्वल टू वी स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। नोट दैट कि जो हाइट है हमारी वो वेरी करती है साइन थीटा के लिहाज से। अब थीटा की जो वैल्यू होगी उसके लिहाज से आपकी हाइट वेरी करेगी। थीटा 0 होगा तो क्या होगा, थीटा 90 होगा तो क्या होगा, 180 पे क्या होगा, 30, आप यानी कि मैनिपुलेशन कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। दूसरी चीज़, कितना टाइम लिया उसने, उसको कितना टाइम लगा वहाँ तक जाने में, तो इसके लिए हम इक्वेशन की सेकंड मोशन के अकॉर्डिंगली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, तो यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस है एस है बॉडी का, जो यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हुए आप जो इक्वेशन की सेकंड मोशन को स्टडी करवा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस जी टी स्क्वायर। अब बॉडी जो है वो ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे आ जाती है, मतलब जितना लेवल ऊपर जाती है बॉडी उतना लेवल ही नीचे आ जाती है, सेम लेवल पे वापस आ जाती है। इसका मतलब है बॉडी ने वर्टिकली कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, यानी कि आपने फुटबॉल को यहाँ से किक किया था ना, इस पोजीशन से किक किया था, बॉडी उसी पोजीशन पे वापस आ गई है, फुटबॉल आपकी उसी पोजीशन पे वापस आ गई है। इट मीन्स दैट कि इसने वर्टिकली कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, हैंस वी कैन पुट दैट एस इज इक्वल टू ज़ीरो। जब यहाँ से एस इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो आपका जो टाइम है कि कितना टाइम लगा वो इक्वेशन आ जाएगी 2 vi साइन थीटा ओवर जी। अगेन नोट दैट कि ये भी हमारा वेरी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ थीटा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट रहेगी कि हम रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी दूर गई वो वहाँ से, उस पोजीशन से कितना ज़्यादा दूर गई। वर्टिकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हम, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि वो कितना गई। वो तो लेवल था ना कि आपने यहाँ से, जैसे मैं इस मार्कर को, बोर्ड मार्कर को ऊपर की जानिब थ्रो करता हूँ तो ये सेम लेवल पे जाएगी और सेम लेवल पे वापस आ जाएगी। इट मीन्स कि वर्टिकल डिस्टेंस इसका ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको फेंकूँ, प्रोजेक्टाइल करूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, और हमने अब ये चीज़ कैलकुलेट करनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, रेंज। और वो सिंपल इसी इक्वेशन से एस इज इक्वल टू वी टी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब एक्स एक्सेस के ऊपर मोशन है तो हमने इसलिए उसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पे लिखा वी कॉज ऑफ थीटा, और टाइम की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमने लगाई 2 vi साइन थीटा ओवर जी। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाया, आपने 2 साइन थीटा कॉस थीटा की सब्सटीट्यूशन की, तो आपके पास आंसर आ गया वी स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब एमसीक्यूज अक्सर एक पेपर के अंदर रिपीट भी हुआ है कि रेंज कब मैक्सिमम होती है, जब आपका 2 थीटा जो है वो 90 के इक्वल होगा या आपका थीटा 45 के इक्वल होगा, तो तब आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी।
अब ये जो रेंज है, हाइट है और टाइम ऑफ फ्लाइट है, इन तीनों के इंटर कन्वर्टेबल फार्मूलाज भी हैं, जो कि अक्सर आप अगर स्कॉलर फिज़िक्स की बुक को फॉलो करते हैं एफएससी के लिए, तो वहाँ पे भी ये फार्मूलाज आपको मिल जाते हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स की बुक के ऊपर भी, या अच्छी की जो भी बुक आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये 3 फार्मूलाज मिलेंगे। इनसे अक्सर एमसीक्यूज़ बनते हैं। जब एमसीक्यूज़ आता है तो तब हमें बड़ी परेशानी होती है कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो इन 3 फार्मूलाज को आपने नोट करना है। जो हाइट है, इसकी इक्वेशन बनती है कि 4 इंटू एच इज इक्वल टू आर टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी कि ये रेंज और हाइट का इंटर कन्वर्टेबल फार्मूला है। इसी तरीके से हम टाइम ऑफ फ्लाइट को हाइट के साथ भी लिख सकते हैं। उसके लिए एच इज इक्वल टू जी टी स्क्र बाई 8 आ जाएगा, दूसरा फार्मूला। और थर्ड वन, आर टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू जी टी स्क्र ओवर 2, ये टाइम ऑफ फ्लाइट को रेंज से कन्वर्ट करवा रहा है। अब आप इसके साथ मज़ीद मैनिपुलेशन करवा सकते हैं। टाइम के लिए हमने तो निकाल लिया, उसके अलावा हाइट के लिए भी निकाल लिया, उसके अलावा रेंज के लिए भी निकाल लिया। आप मज़ीद भी इन फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ पुट करके इनको खेल सकते हैं, इनके साथ प्ले कर सकते हैं इन इक्वेशंस के साथ। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो एफएससी में साइड के ऊपर जाके चीज़ पड़ी हुई है कि 45 डिग्री का वो एंगल है जहाँ पे आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम रेंज अटेन कर सकता है। अगर थीटा इससे कम हो जाए, 45 से कम वैल्यू आ जाए कोई भी, यानी कि 30 डिग्री आ जाए, तो उस टाइम के ऊपर उसकी हाइट भी कम हो जाती है और उसके साथ साथ उस बॉडी की जो रेंज है वो भी कम हो जाती है 30 डिग्री के ऊपर। इसी तरीके से अगर 45 डिग्री से ऊपर का एंगल आ जाए हमारे पास, जैसे 60 का डिग्री है, तो वहाँ पे बॉडी की रेंज तो कम हो जाती है, लेकिन इस एंगल के ऊपर बॉडी की जो हाइट है वो अब पहले से बढ़ जाती है। रेंज ऑलमोस्ट वही आती है जो कि 30 डिग्री के ऊपर पहले हमारे पास आ रही होती है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने 2 डायमेंशनल मोशन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल को डीपली स्टडी किया, और इन दोनों के हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ फ्लाइट के फार्मूलाज को कैलकुलेट किया और उनकी थोड़ी बहुत डिस्कशन की, जितनी हमारे पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे लिए टाइम सेविंग डिस्कशन भी हो। हमने लंबी चौड़ी डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप लोगों का टाइम बचे, फोकस्ड, क्योंकि बेसिक ऑलमोस्ट हर बंदे की थोड़ी बहुत होती हैं, हमने उन्हीं चीज़ों को आगे फॉरवर्ड लेके चलना होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम कैसा आप तक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई कमी है, क्योंकि यहाँ पर आके वो जो आप तमाम लोग तकरीबन मास्टर्स होते हैं, और मास्टर का बंदा जो होता है वो अपनी राय का इजहार कर सकता है, क्योंकि आपका और हमारा नॉलेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कोई चीज़ मिस हो गई है तो उसको भी पॉइंट आउट करें, इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके मुतल्लिक भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैच फेलोज़ के साथ इस वीडियो को ज़रूर ही शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम वो फोर्सेस की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और उसकी किस तरीके से एप्लीकेशन जो हैं वो होती हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोविड-19 का क्राइसिस है, SOPs का भी खसूसी ख्याल रखें, मास्क पहनें, जब भी बाहर जाएं मास्क पहनें, घर वापस आएँ तो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें या वॉश करें सोप के साथ, साबुन के साथ, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के सदक़े मेरी ये दुआ है इस फैज़ मुश्ताक अकेडमी के प्लेटफॉर्म से कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी तमाम फैमिली को हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करते हुए आपके लिए कामयाबियाँ पैदा फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।